लर्निंग बिहेवियर आज हम डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स में नंबर 1 टाइप जो है हैबिचुएशन है। एक जनरल वर्ड है हैबिचुअल, जैसे जिसकी मीनिंग होती है कि इंग्लिश का वर्ड है, जनरली जिसकी मीनिंग होती है कि आदी हो जाना, किसी चीज के जो आदी होते हैं तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हैबिचुअल। आदी होना उसका मतलब ये होता है कि यानी वही सेम जो प्रोसेस है रिपीटेड और मेनी टाइम्स जैसे हुआ है, इसकी वजह से जैसे वो यकीनन एक जैसे हैबिचुअल जैसे हुए। तो आपने लोअर क्लास में देखा होगा कि जो बच्चे सीखते हैं इंग्लिश की, जैसे ये अल्फाबेट है, तो शुरू शुरू में जो उनके पेरेंट्स हो या टीचर हो उसको ए लिखाना सिखाते हैं। ए कहते हैं एक लाइन ऐसे ड्रा करें, उसके बाद दूसरी लाइन इस तरह से, देन जो इसको मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। और इस वक्त जैसे आप क्लास इंटर में पढ़ रहे हैं और आपको अगर जैसे कोई कहे आपको हम ए लिखाना सिखाते हैं, आए आए आपको ए लिखाना सिखाते हैं, कैसे ए लिखा जाता है, पहले लाइन ऐसे करेंगे, फिर एक लाइन इधर एक ड्रा करेंगे और देन जो है ए बन जाता है। तो ये कानून तक की आवाज भी आ रही होती है, आप ये देख भी रहे, परसीव भी करें, पर आप इसको जो है इग्नोर करेंगे, यकीनन इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप जो ये पहले सब कुछ ये रिपीटेड मेनी टाइम्स जैसे ये प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसी तरह से अगर कोई एक कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट अगर हो और उसके साथ आके आप बैठे और उसे कहें कि आपको आए हैं आपको सिखाते हैं हम ये एमएस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होती है, फला प्रोग्राम ये क्या, आपको वो तो बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, ये रिपीटेड मेनी टाइम जैसे उन्होंने ये काम पहले से ही कर लिया है। अब वो उसकी बातें जो है उसके कानून तक आएंगी, उसके सेंसरी सिस्टम तक आएंगी, सीएनएस के अंदर उन लफ्जों की जैसे इंटीग्रेशन भी होगी, परसेप्शन भी होगी, पर उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऐसे जिस तरह से एक ड्राइवर है, बहुत ही जैसे आप कहेंगे कि बड़ा ड्राइवर है, हाईवे पे गाड़ी चलाता है, और उसके साथ अगर कोई बैठ के कहे कि आप गाड़ी ऐसे चलाएं, इस तरह से चलाएं, आप ये करें, अब ये इंडिकेटर दें, ये स्लो करें, तो यकीनन उसके कानून तक तो आवाज हो जाएगी, उसको सुनेगा भी सही, पर थोड़ी देर के बाद के हाँ हमें पता है, आप जाए पीछे जाके बैठ, हमें सुनाने की कोई अब मजीद जरूरत नहीं है। या उसके इवेंट जो है वो जितनी भी जैसे उसको डिक्टेशन वगैरह दे रहा होता है तो उसको वो इग्नोर ही करता है कि ये कह क्या रहा है। इसी तरह से अगर रिपीटेड कोई स्टिमुलस होगा तो उसके बाद जो कोई भी एनिमल है उसको फर्दर कोई भी रेस्पॉन्स उस स्टिमुलस को नहीं देगा, जिसे आप कहेंगे कि इग्नोर कर देता है। कई एग्जाम्पल जैसे हमारे बुक के अंदर है, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे जिसके जरिए हम हैबिचुएशन को सीख सकते हैं। हैबिचुएशन को और भी कई एग्जाम्पल्स के जरिए हम आज सीखेंगे। तो आप आएंगे पेज नंबर 136 पेज पे आप आएंगे, हैबिचुएशन हेडिंग है। और habituation is the simplest form of learning in which the animals learn not to respond। not to respond का मतलब होता है इग्नोर करना, learns to stop या not to respond एक ही बात है, कर देता है या not to respond। इसको अगर वो सेम स्टिमुलस अगर होगा तो उसको रिपीटेड स्टिमुलस होगा तो उसको एनिमल रेस्पॉन्ड बिल्कुल ही नहीं करेगा। Animal learns that repeated harmless stimuli from human or other animals then ignore। फिर ऐसे stimuli को वो ignore कर देता है, the stimuli and behave accordingly। Habituation occurs at the level of the brain and may involve the more complex stimuli। Stimuli is then still perceived, but the animal has simply decided to no longer pay attention। ऐसे नहीं है कि ये कोई पर्सन आपको सुना रहा है उसके लफ्ज आपके कानों तक नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उसको इंटीग्रेट नहीं करें, ऐसे नहीं कि इनको आप जो परसीव नहीं कर रहे, यकीनन करता रहेगा। वो नहीं देना, इग्नोर करना, उस स्टिमुलस को इग्नोर करना है, जो स्टिमुलस वो सुन रहा है उसको इग्नोर करना है।
कंडीशन इज कॉल्ड लर्निंग इज कॉल्ड हैबिचुएशन. नेक्स्ट पे एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल द वाइल्ड स्क्विरल्स कॉमनली इनहेबिटेड द पार्क. जैसे पार्क या ट्रीज वगैरह घरों के अंदर भी आपने देखा होगा स्क्विरल तो रहते हैं. अगर कोई पर्सन, बुक का एग्जांपल है, कोई पर्सन अगर उसकी कोई फोटो लेना चाहता है तो शुरू में उसके करीब जाएंगे तो वहां से वो दौड़ के भाग के जाएगी. एक बार, दो बार, तीन बार वो ये महसूस करेगी क्योंकि ये इंसान है और इंसान के हाथ में कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई डंडा भी हो सकता है, कोई गन भी हो सकती है. इस वजह से वो भागती रहती है ताकि ये मारे ना. बाद में पता चलता है कि हाँ इसके पास तो मोबाइल है, कैमरा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है. तो फिर देन वो रुक जाती है क्योंकि रिपीटेडली वो पर्सन उसके पीछे जब ये ऐसे चलता रहता है तो उसका मतलब है वो भी थोड़ी सी आग्रह करेगी हाँ इसके पास जो कुछ भी नहीं है. तो देन जो उसकी वो पिक्चर भी लेता है. अगर मोर ओवर थोड़ा सा उसको फूड वगैरह देगा तो नेक्स्ट टाइम भी जैसे वो लर्न कर लेती है, सीख लेती है कि भाई इसमें कोई भी नुकसान नहीं है. और देन जो है ये हैबिचुएट हो जाती है उस पर्सन से. For example, the wild squirrel commonly inhabits the park. If a person wants to take a picture of the squirrel, it will move away from the people due to the fear of danger. यानी उसको खतरा उसमें होता है. खतरा ये होता है कि ये इंसान है, वो यकीनन कोई न कोई जिसे हमें मारेगा, ये करेगा, वो करेगा. तो ये खतरा होता है. आफ्टर दिस हैपेंस मेनी टाइम्स बिकॉज उस पर्सन को जो है फोटो लेना होता है, वो उसके पीछे पीछे होता है, भागता रहता है किसी भी जगह पे. जैसे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी उसको मिले तो फोटो निकाले. तो आफ्टर दिस हैपन मेनी टाइम्स द स्क्विरल विल लर्न दैट इट इज नॉट ए डेंजरस टू हिम. फिर उसको पता चलता है इसके पास मोबाइल है, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है. दिस प्रोसेस रिपीट्स ओवर द टाइम एंड द स्क्विरल विल बी लेस अफ्रेड. उसके बाद देन जो है स्क्विरल को इतना फियर, खौफ, खतरा, डेंजर उस पर्सन से फील नहीं होता है. इवेंचुअली द स्क्विरल विल कंप्लीटली लूज इट्स फियर and will not respond to stimulus. पहले क्या था स्टिमुलस का रिस्पांस उसका क्या था? मोबाइल जैसे से निकाला वो भाग रही थी, मोबाइल निकाला भाग रही थी. मोबाइल का जो या कैमरा का जो रिस्पांस था भागना. जब रिपीटेड मेनी टाइम जैसे उसको वही सेम स्टिमुलस मिला तो फिर अब जो है उस मोबाइल के या कैमरा के स्टिमुलस की वजह से वो अब भाग नहीं रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, खामोश है. तो दैट इज कॉल्ड, ये उसने सीख लिया, हैबिचुएट कर लिया कि इसमें कोई खतरा नहीं, ठीक है, ओके, इट्स ओके. दिस हैपेंस ड्यू टू द हैबिचुएशन बिहेवियर. ये इस वजह से बिकॉज हैबिचुएशन बिहेवियर. व्हेन द पीपल गिव देम फीड देन द स्क्विरल विल अप्रोच द ह्यूमन विदाउट एनी फियर. मोर एक और भी कंडीशन, जैसे अगर उसको फूड वगैरह फीडिंग करता रहता है तो देन तो और भी उसका जो खौफ देन जो खत्म हो जाता है. इंसान करीब से उसकी जो तस्वीर वगैरह भी निकाल सकता है. हम कई और एग्जाम्पल लेंगे. जैसे गेम चेंजर. गेम चेंजर इज कॉलिंग. गेम चेंजर. गेम चेंजर अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप जो अकेडमी के नंबर पे कॉल करें. इधर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. कोई इशू अगर है तो. रोड साइड पे जैसे ट्रीज होते हैं जिसपे बर्ड्स वगैरह पे बैठे होते हैं. और बर्ड्स में भी स्पेशली जो पिजन्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, आपने अक्सर बड़े शहरों के अंदर देखा होगा, ट्रैफिक चल रही होती है, ये पिजन्स जो रोड साइड पे नीचे आते हैं और दाना भी चुगते रहते हैं. और जब गाड़ी करीब आती है थोड़ा साइड में हो जाते हैं, देन वापस आते हैं. तो यानी इनका जो इस तरह से हैबिचुएशन का अमल इस तरह से हुआ है कि इनको ट्रैफिक का जो साउंड होता है या शोर होता है इनको कोई भी इनके ऊपर जो है असर नहीं करता है. क्योंकि ये पैदा ही इस जगह पे हुए हैं. जिस दिन से पैदा हुए वो तब से वो गाड़ियों का आवाज सुन रहे हैं. सुन सुन के जैसे आम लफ्जों में हम कहते हैं इनके कान पक गए हैं. अब इस आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा है. इस ट्री के मुकाबले में अगर आप जो है शहर के ट्री के मुकाबले में अगर आप गांव देहातों के अंदर अगर देखें वहां पे भी कई बर्ड्स बैठे होते हैं. जस्ट एक छोटी सी ताली बजाते हैं, ऐसे ठा का आवाज आता है, सारे बर्ड उड़ जाते हैं. इधर तो गाड़ियों के साथ ऐसे बैठे हैं, गाड़ियों की ये शोर के दरमियान, हॉर्न्स के दरमियान ट्रैफिक का साउंड है, तब भी इधर बैठे बिकॉज दे हैबिचुएट हो गए.
इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर कोई शहर में रहने वाला बंदा फर्स्ट टाइम अगर जो है गांव देहातों में जाएगा और वहां पे अगर नाइट स्टे करेगा तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नींद? बिकॉज उसको जो है कुत्तों की आवाज, जो है भौंकने की, वो भी आवाज आती रहती है। और अगर जैसे सर्दियों का मौसम होता है, उस वूल जैकॉट होती है, वो ये महसूस करेगा कि जैसे मैं तो किसी सफारी में आ गया हूँ और ये अब जो नजदीक आ रहे हैं और हमें खा जाएंगे। या इन सारी रात चिर 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 की आवाज आ रही होती है तो उसको भी उसपे नींद नहीं आती। या जैसे आप देखिए रेनी सीजन के अंदर फ्रॉग्स की क्रॉकिंग की आवाज आ रही होती है, रात भर इनको जो है ऐसी आवाज आती रहेगी, तो इतने बड़े एनिमल दिए वो आवाजें आएंगी, पूरी रात जैसे उसको नींद नहीं आएगी। उसके मुकाबले में अगर उस गांव के लोग होंगे, वो तो डे वन से ऐसी आवाजें सुन रहे हैं, सुन सुन के वो हैबिचुएट हो गए। अब उनको उसको ये खराब आवाज महसूस ही नहीं होता है, उसको ये डेंजर ही महसूस नहीं होता, वो आराम से सोए होते हैं। इसके मुकाबले में हम जैसे गांव देहात के बंदे अगर शहर में जाएंगे तो हमें पहली नाइट जो है शहर में वो नींद नहीं आएगी, क्योंकि देर तक जो है ये जो ट्रैफिक के शोर होते रहेंगे, गाड़ियों के, स्ट्रीट लाइट्स होंगे, और हम तो गांव देहातों में ये कहते हैं बल्ब बंद करें, नींद नहीं आ रही, बल्ब बंद करें, एक बल्ब भी जल रहा है, नींद नहीं आती है। पर उधर तो पूरे शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, गाड़ियों की लाइट है, फिर भी शहरी बंदे होते हैं, उनको जब भी सोना होता है या नींद आती है तो आ ही जाती है। पर गांव देहात के बंदे होंगे तो ऐसी कंडीशन में उनको चंद दिनों तक ऐसी नींद ही नहीं आएगी, बिकॉज शहर के लोग उससे हैबिचुएट हो गए, गांव के लोग उन कंडीशन से हैबिचुएट हो गए। तो इस अमल को हम कहते हैं हैबिचुएशन कहते हैं। जब रिपीटेड सेम स्टिमुलस दिया जाएगा, फिर एक ऐसा स्टेज आएगा, उसके बाद उस स्टिमुलस को वो इग्नोर कर देंगे और कोई भी उसको जो है रिस्पॉन्ड उनको नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज हैबिचुएशन, इसे हम कहेंगे हैबिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह से बिजी मार्केट्स होती हैं जो, या रेलवे स्टेशन वगैरह जहाँ पे रश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको ये शोर महसूस नहीं होता है। और हम जैसे कभी कभार जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि देखो कितना शोर है, ये तो इनके कान ही पक गए होंगे, तो कैसे वो सर में दर्द हो जाता है, ये हुआ भागो इधर, जो बहुत ज्यादा शोर है। और वहां पे रहने वाले लोग होते हैं उनको ये महसूस नहीं होता है। वाई? बिकॉज वो सब रिपीटेड स्टिमुलस के बाद उसके जो है उन्होंने लर्न कर लिया, हैबिचुएट हो गए उस एनवायरनमेंट से, देन उनके ऊपर कोई भी फर्दर असर वगैरह नहीं होता है। उसके बाद एक और बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर है, जिससे हम कहेंगे इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इम्प्रिंटिंग कहते हैं, इम्प्रिंटिंग भी वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग। इसको पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और उसके बाद यकीनन आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा बिहेवियर है। जैसे ये एग है और मदर है नहीं, फर्स्ट टाइम जैसे चिक बनते हैं तो वो पहली जो मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इनकी जो है मदर हैन होती है, वो इनकी होती है मदर हैन होती है। उसके बाद आपने देखा होगा गांव देहातों के अंदर या ऐसे नेचर के अंदर कि वो मदर हैन जहां कहीं भी जाती है तो सारे बच्चे एक छोटी सी आवाज के पीछे वो भागते रहते हैं। एक टुक टुक की आवाज करती है तो सारे दौड़ के उसके पीछे, देन इधर उधर सब वो फॉलो करते हैं, अपनी मदर को करते हैं। जब भी मदर उनको बुलाएगी, आवाज देगी, तो सब दौड़ के जाएंगे, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो दे फॉलो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने पहली मूविंग ऑब्जेक्ट। पता नहीं कौन कॉल कर रहे हैं, तो ये जो ऑनलाइन वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो आप एकेडमी के नंबर पे वहां पे मैसेज कर, हम तो पढ़ाते हैं, आपके इश्यूज वो हल करेंगे, हम नहीं करते हैं इधर इश्यूज आपके हल। है क्या हम पढ़ाएं, आपकी कॉल का जो रिस्पॉन्स दें, या तो कोई मैसेज करे फौरन, कोई ताकि आपका इशू क्या हमें पता चल सके, और कॉल इधर इस तरह से हमें ना किया करें।
तो मदर हैन जो होती है, मदर हैन उसको जो है ये फॉलो करते हैं। जैसे ये हैचिंग हुई, हैचिंग होने के बाद मदर हैन को जो है फॉलो करते हैं, हैचिंग होने के बाद मदर हैन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पहले जो मूविंग ऑब्जेक्ट देखी वो उसकी मदर थी। एक एक्सपेरिमेंट हमारे बुक के अंदर जो शामिल किया गया, इसको आप जरा गौर से देखेंगे। एक पर्सन है जिसका नेम कोनार्ड लोरेंस था। इस कोनार्ड लोरेंस ने क्या किया, डक के जो बच्चे, डक के जो एग्स थे, जाहिर है डक के एग्स, उनमें जो हैचिंग हुई, डकलिंग्स, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं डकलिंग्स कहते हैं। तो ये उनकी मदर डक थी। मदर डक को एक तरफ से उन्होंने साइड में कर दिया, क्योंकि इनकी इंक्यूबेशन हुई है, मशीन के जरिए ये पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कोनार्ड लोरेंस है, वो लोरेंस था, मदर नहीं थी। उसके बाद कोनार्ड लोरेंस ने क्या किया, पूरा दिन इन बच्चों के साथ रहता था, जैसे मदर उन बच्चों की जैसे डिमांड्स उनकी पूरी इसी तरह से पीछे जहां भी जाना होता, रेस्ट, ये इवन सोने का टाइम होता था तो भी इन बच्चों के साथ इनके सोता था। जब ये सो जाते थे तो दिन अलग होता था, सुबह जैसे जागते थे तो कोनार्ड लोरेंस अगेन, जो कोनार्ड लोरेंस कई बार जैसे इन्होंने ऐसे किया। फिर बड़े हुए तो एक दिन क्या किया, इस कोनार्ड लोरेंस ने इस ओरिजिनल जो मदर थी उनको दिखाया इन बच्चों को। अब बच्चे ये उस कोनार्ड लोरेंस के पास जाएंगे या बाकी उनकी ओरिजिनल मदर होगी स्टूडेंट? एल और एम, एल के पास जाएंगे। क्यों एल के पास जाएंगे, कोनार्ड लोरेंस के पास? क्योंकि ये जो फर्स्ट जो पहला हेचिंग के वक्त जो एक टाइम होता है, पीरियड होता है, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। हेचिंग के टाइम पे या कोई भी एनिमल जिसका बर्थ होता है या एक से हेचिंग होती है, उस टाइम या फेज को कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। इन बुक्स में क्रिटिकल पीरियड भी लिखा होता है, सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड। सेंसिटिव पीरियड के दौरान ये फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट उसको देखते हैं तो उसको लर्न करते हैं, ये लर्निंग है। मुख्तसर एक महदूद टाइम की उन्होंने लर्निंग सीखी है, और ये इरिवर्सिबल लर्निंग होती है। इरिवर्सिबल की मीनिंग होती है उसी फेज के अंदर जो, उसी टाइम के अंदर जो सीखी वो सीख ली, बस प्रिंट होगी। जैसे कहते हैं ना, ये टॉपिक मैंने याद कर लिया, ऐसा याद कर लिया, अब ये प्रिंट हो गया। उसी से जो ये इम्प्रिंटिंग बिहेवियर हुआ, तो उसी फेज के दौरान उन्होंने जो सीखा है वो बस प्रिंट हो गया, इम्प्रिंटिंग हुई। फेज फिनोमिना को हम कहेंगे, इस लर्निंग को हम कहेंगे इम्प्रिंटिंग। अब उसके बाद भले रियल मदर इनकी क्यों ना आए, पर ये उसको जो फॉलो नहीं करते, उसने देखा तो इस लर्निंग को उसने कहा कि ये इम्प्रिंटिंग है, जो थोड़ी टाइम में, कौन सा टाइम, आइदर जो है हैचिंग होती है, किसी भी बर्ड की हैचिंग है, या जो बर्ड की हैचिंग है, या जिस तरह से यू नो वेरी वेल किसी भी एनिमल का जो बर्थ होता है, उस वक्त यंग वन जो है सीख लेते हैं, उस वक्त यंग वन जो है सीख लेते हैं, यंग वन लर्न कर लेते हैं। लर्निंग है ना, क्योंकि इम्प्रिंटिंग इज आल्सो टाइप ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का एक टाइप है। सीख लेते हैं, किसको सीख लेते हैं, किसको याद कर लेते हैं, उसको फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसी को फॉलो करते हैं। नॉर्मली और नेचुरली तो यही होता है, जैसे एग में हैचिंग होती है, चिक बनते हैं, वो अपने मदर हैन को देखते हैं, देन मदर हैन को फॉलो कर रहे हैं। पर इधर क्या था, उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या किया, मदर हैन को साइड में कर दिया, और कोनार्ड लोरेंस उस वक्त मौजूद था। तो अब जो है ये बच्चे हैं ना, सब कोनार्ड लोरेंस को ये फॉलो कर रहे थे, और इस बिहेवियर का नेम उन्होंने रखा इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। रीडिंग पे आप आ जाए। Imprinting is a type of learning in which young one fixes its attention on the first moving object और another animal, चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो या कोई एनिमल हो, दूसरा एनिमल। तो इसमें आप देखें ना, ये डकलिंग है, इसकी मदर है नहीं है, पर एक दूसरा एनिमल यानी एक पर्सन कोनार्ड लोरेंस था, इससे ताल्लुक ही नहीं था इस बर्ड से। देन फॉलोज सून आफ्टर बर्थ आर हैचिंग, देन वो जंगवन जो बनते हैं उसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल को फॉलो करते रहते हैं। एक वेरी जनरल एक एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ गांव देहातों में से होता रहता है। जैसे मोरनी के अंडे जो होते हैं वो मुर्गियों के नीचे रखते हैं, तो उसमें जो है
उस मोरनी में के जो बच्चे जो पैदा होते हैं उन अंडों में से, तो देन उस मुर्गी को फॉलो करते हैं, जहां भी मुर्गी के बच्चे वगैरह जाएंगे उनके साथ साथ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मोरनी तो नहीं है, अब जो रायर है वो वहां से लेके आए, उस एनवायरनमेंट से अंडे ही लेके आए और मुर्गी के नीचे रखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, हैचिंग होगी, जाहिर है उस अंडों में तो कोई मोरनी के ही बच्चे पैदा होंगे, पर अब वो फॉलो किसको करेंगे, उस हेन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को। वंस द एनिमल लर्न, this information is firmly fixed and may be used later on in the life of identifying mates in फार्मिंग फ्लॉक्स। ये जरूरी होती है कि लाइक जैसे जितने भी ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, तो अपना ग्रुप बनाते हैं, तो एक दूसरे को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी मदर को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लॉक्स बनाने में, इन ऑर्डर टू अदर सोशल इंटरेक्शन, उनमें ये जरूरी होता है। फर्स्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये चिक जैसे एक तो नहीं कई और बनेंगे, तो वो भी उनको एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी कोई ब्रदर सिस्टर इसमें है। देन आगे पूरा उनका ग्रुप होता है, जो जाएंगे आगे पीछे मूव करेंगे, सब साथ साथ होते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करते हैं। देन इम्प्रिंटिंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बर्ड्स व्हेन चिक्स डकलिंग्स, डक के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं डकलिंग कहते हैं। इसी तरह से एक और भी डक जैसा ऐसा ही बर्ड होता है गूस जिसे कहते हैं, उनके बच्चों को कहेंगे गोजलिंग कहेंगे, डक डकलिंग गूस गूजलिंग। फॉलोड द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सॉ आफ्टर हैचिंग। Classical experiment was done by the Conrad Lorenz in 1930. He used the grey-legged goose. डक की तरह एक बर्ड है, उसका बायोलॉजिकल नेम है आंसर, आंसर बायोलॉजिकल नेम है इसका, ठीक है, तो इटालिक्स में लिखा हुआ है, तो ये आंसर, आंसर इसका बायोलॉजिकल नेम है उस गूस का। To demonstrate the imprinting, Lorenz found that by substituting himself for mother, लोरेंज ने क्या किया, मदर की जगह खुद खड़ा हो गया, मदर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह पे ये कोनार्ड लोरेंज आके जो है वहां पे मौजूद था। मदर ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ही फाउंड he could induce young geese to imprint on him, ताकि वो उसी को पहचाने, बाकी मदर को ना पहचाने उसी वक्त पे, क्रिटिकल पीरियड के अंदर, सेंसिटिव पीरियड के अंदर। When the incubator he hatched, gosling spent their few hours with Lawrence। अब देखो उन जो यंग बच्चों ने जो क्या किया, लॉरेंस के साथ वो टाइम गुजारा, मदर के साथ नहीं। जो पहला हैचिंग के बाद फर्स्ट टाइम था वो कोनार्ड लॉरेंस ही था, कोनार्ड लॉरेंस, रादर देन विद देयर मदर, मदर के साथ नहीं। They steadfastly followed Lawrence and showed no recognition of their mother or their even other adults of their species। उसके बाद इन बच्चों ने दूसरे लाइक इवन मेंबर्स को और इवन मदर को भी रिकॉग्नाइज या पहचानने से जैसे इनकार ही कर दिया, क्योंकि कोनार्ड लॉरेंस उस वक्त मौजूद था। कोनार्ड लॉरेंस उसको जो है फीड कराना, प्रोटेक्ट कराना, इवन जो है पॉन्ड्स के अंदर लेके जाता था, स्विमिंग भी उनके साथ जैसे बच्चों के साथ उनके करता था, सुलाता भी था। तो जाहिर है बच्चे जो उसी को फॉलो करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के कुछ ऐसे ड्रामा या क्लिप्स होते हैं जिसके अंदर जो रॉयल फैमिलीज होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनको जैसे ये यूनिफॉर्म पहनाना, बैग शोल्डर में डालना और ड्राइवर की गाड़ी तक लेके जाना, उधर छोड़ना, स्कूल में लेके आना, तो वो रॉयल फैमिली की जो औरतें नहीं करती, जैसे हमारे यहाँ इधर लोकली ये सब जो बच्चों के साथ औरतों या उन मदर का इंटरेक्शन होता है, वो हायर करते हैं, दूसरे किसी कंट्री से हायर करते हैं, वो सब काम करते हैं। तो जस्ट एक क्लिप है, उनमें मैसेज भी है उसके अंदर। जैसे वो बच्चे वापस आते हैं, बच्चे वापस आते घर आते हैं, तो एक तरफ से मदर भी खड़ी होती है, एक तरफ से उनकी जो केयर करने वाली औरत वो भी खड़ी है। तो बच्चे बताएं, बच्चे वो वापस आएंगे स्कूल से तो किसके पास जाएंगे, केयर करने। तो वो क्या है कि जाहिर है जो जो नियर रहेंगे तो उनके साथ वो अटैचमेंट होती है। तो इसी तरह से कोनार्ड लॉरेंस का भी ये रोल। इवन एज द एडल्ट्स द birds continue to prefer the company of the Conrad Lorenz and a human to that of the geese। यानी उन जो डकलिंग ने या जब एडल्ट भी हो गए तो सिर्फ वो कोनार्ड लॉरेंस के साथ है, अपने दूसरे फेलोज के साथ भी नहीं जा रहे थे। So Lorenz demonstrated that most important imprinting stimulus for the grey leg geese was movement of an object, normally the
पेरेंट बर्ड। तो जब भी वो हैचिंग करती है तो उस वक्त उसका पेरेंट बर्ड यानी मदर होती है, इसी वजह से उसको जो फॉलो कर रहे थे, अब मदर को जैसे उन्होंने गुम कर दिया, वहां से निकाल दिया, खुद खड़ा हो गया, तो जाहिर है सब उसी को फॉलो करेंगे, अवे फ्रॉम द हैचलिंग है, जो हैचिंग प्रोसेस से उनको अलग अलग किया था, तो ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग में क्या फर्क है। हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग में क्या फर्क है। हैबिचुएशन जो है रिवर्सेबल बिहेवियर है और इम्प्रिंटिंग जो है इरिवर्सेबल है। एक बार जैसे इम्प्रिंटिंग इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है। कैसे, जिस तरह से हमारे बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, किसी एक शीट पे कोई स्नेल वगैरह, उसको अगर कोई टैपिंग करेगा तो स्नेल जो वापस शेल के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है, शेल के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ी देर में रेस्ट लेता है, फिर से दोबारा टैपिंग करेंगे तो अगेन जो शेल के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से जो काफी बार जैसे अगर इसको टैपिंग करेंगे, अगर उसको कोई खतरा नहीं होता तो देन स्नेल आगे मूव करता रहता है, मूव करता रहता है और टैपिंग पे कोई भी तवज्जो नहीं देता है। तो ये एक हैबिचुएशन है। रिवर्सेबल कैसे है, काफी अरसे के बाद, ये परमानेंट नहीं था, काफी अरसे के बाद फिर से दोबारा इसी शीट पे अगर स्नेल को रखा गया और टैपिंग की गई तो वही सेम रिट्रैक्ट हो रहा था, तो इसने तो रिट्रैक्ट होना बंद कर दिया था, रिट्रैक्ट होना तो बंद कर दिया था, थोड़ी देर के बाद वो हैबिचुएट हो गया था, चंद दिनों के बाद वापस वही सेम अमल क्यों कर रहा है। अब रिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, खौफ खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म हुआ, तो इसका मतलब है कि हैबिचुएशन इज द रिवर्सेबल। पहले तो हैबिचुएशन के जरिए जैसे उसने सीख लिया था कोई खतरे की बात नहीं है, अपने शेल के अंदर अपनी बॉडी पार्ट्स को अंदर रिट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मूव हो रहा था। चंद दिनों के बाद वही सेम, जब इसके ऊपर वही सेम प्रोसेस किया। हेलो, हाँ, ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही है तो आप मैसेज किया करें, या जो है मैंने कहा भी था कि हम तो इधर पढ़ाते हैं, आप जो उधर मैसेज क्यों नहीं करते, जो नंबर है। अगर कोई इश्यू होता है या मुझे आप मैसेज किया करें, एकेडमी वाले नंबर पे आप कॉल किया करें, वो आपका प्रॉब्लम हल करवाएंगे। हम तो पढ़ाते हैं। क्या आवाज में इश्यू क्या है, आप जो पावर ऑफ करके अपने मोबाइल को दोबारा से ऑन करें। वो सही इससे भी मतलब नहीं नहीं, इधर इधर। इसका पोर्ट चेक करो, इसका पोर्ट चेक करो, सही है। तो इम्प्रिंटिंग जो है इरिवर्सिबल है, बिकॉज जैसे ओनार्ड लॉरेंस की जो उन्होंने जो शेप देखी, शक्ल देखी फर्स्ट टाइम, उसके बाद जैसे उसने रियल मदर भी देखी, तब भी जो उसके अंदर कोई चेंज नहीं, कई जो मैच्योर होने के बाद भी जैसे उन्होंने उसको नहीं आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब है वो जस्ट थोड़े लम्हों की, चंद घंटों की बात नहीं थी, पर इसने जो वो जो सीखा वही था। तो ये इरिवर्सिबल हो, और ये जो हैबिचुएशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। रीडिंग पे आप आए, हैबिचुएशन इज रिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल ए स्नेल क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ गिलास रिट्रेट्स इनटू द शेल। कब रिट्रेट होगा, व्हेन गिलास इज टैप्ड। आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर के बाद आप फिर दोबारा से, जैसे आप देखेंगे कि इमर्जेस एंड कंटिन्यू मूविंग, चलने लगता है। इसी तरह से सेकंड टेप, आप दोबारा से उसको टेपिंग करें, causes रिट्रैक्शन अगेन, बट इट इमर्जेस मोर क्विकली, अल्टीमेटली टेपिंग हैज नो इफेक्ट। अगर आप 3-4 बार ऐसे करेंगे तो फिर जो है वापस जो रिट्रैक्ट होता है ना शेल के अंदर, अब वो नहीं होगा, क्योंकि वो हैबिचुएट हो गया, सीख लिया, कोई खतरे की बात जैसे नहीं है। इट इज रिवर्सेबल, पर ये रिवर्सेबल है लर्निंग बिहेवियर, क्यों, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, यानी आप 1-2 घंटे या 1-2 दिनों के बाद उसी सेम स्नेल को आप दोबारा से टेपिंग करेंगे
तो दोबारा से शेल के अंदर वो रिट्रैक्ट हो रहा था। इसका मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, ये रिवर्सेबल है। तो sometime the habituation will vanish and snail again will be show same response. Imprinting इसके मुकाबले में learning that is limited to the specific time. स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो कौन सा था लर्निंग का, कब उन्होंने ये सीखा था? क्रिटिकल पीरियड के अंदर, या जो है सेंसिटिव पीरियड के अंदर। फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट उसको देखा, देन उसी को फॉलो करे थे, देन भले वो मैच्योर हो गए, भले वो देन जो है मदर, रियल मदर उनके सामने आ जाए, पर वो उनमें कोई चेंज नहीं हुई। सो लाइफ एंड दैट इज इरिवर्सिबल, दैट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। तो देन जो उन्होंने यही सीखा था कि यही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो ये इम्प्रिंटिंग है। गांव देहातों के अंदर और भी हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के अंदर जो है जो बकरियां वगैरह होती हैं, रेनी सीजन के अंदर जो इनके बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, दिन के वक्त में जो इनको एक जगह पे बंद करके रखा जाता है। इनकी मदर्स वगैरह होती हैं, तो ये वो चरने जाती हैं, ग्रास वगैरह फील्ड के अंदर चरने जाती हैं। शाम के टाइम जो है ना ये वापस आती हैं। थर्ड डेजर्ट के अंदर जिन्होंने देखा होगा ऐसा फिनोमेना, तो वही थर्ड डेजर्ट। तो क्या होता है कि इधर एक जैसे गेट ओपन होता है और इधर जो इनकी मदर्स आती है, तो हर जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के पास जाता है, और मदर भी हर मदर अपनी बच्चे के पास जाती है। वाई, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यही हमारे जो पेरेंट्स हैं, देन उसी को फॉलो करें, किसी दूसरे को वो फॉलो नहीं कर दें। उस क्रिटिकल टाइम में, उस जो एक सेंसिटिव पीरियड के अंदर उन्होंने जो है जस्ट सीख लिया था। आगे एक छोटी हेडिंग पे आप आएंगे, जस्ट तस्वीर को देखें, फिर हम कल इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से देखेंगे। क्लासिक कंडीशनिंग है। क्लासिक कंडीशनिंग के अंदर ये होता है, जैसे अक्सर जो है लोअर क्लासेस होती हैं तो उनमें एक ब्रेक का टाइम होता है, जिसे आमतौर पे रिसेस कहते हैं। रिसेस छोटे बच्चों की क्लासेस के दौरान बहुत एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है पूरी उस थ्रू आउट द डे क्लास। चाहे टीचर सख्ती करे, कोई सब्जेक्ट आए या ना आए, पर रिसेस इज वेरी पॉपुलर। क्यों पॉपुलर होता है, उसका इंतजार क्यों होता है रिसेस के अंदर, ब्रेक के अंदर? क्योंकि 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 उस वक्त जो है खाने पीने की पसंदीदा चीजें होती है वो उनको खानी होती है। और रिसेस का कैसे पता चलता है कि वाकई जो है रिसेस होने वाले? बैल एक खास किस्म की बजती है, उसका मतलब है रिसेस और ब्रेक हो गई। तो इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट था। इस डॉग की जो तस्वीर है, रशियन एक पर्सन था जिसका नेम था इवान पावलोव। उसने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंटली डॉग है, जैसे ऐसे नहीं है कि ऐसे गलियों में घूम रहे हैं, देखिए इसको बांध दिया है एक जगह पे फिक्स है। तो जब भी इसको फूड देता था, एक पाउडरी मीट होता था, जब भी फूड देता था पहले बेल बजाता, एक घंटी होती थी, घंटी का आवाज दिया और थोड़ी देर के बाद उसको फूड दिया। वो इसी तरह रिपीटेडली यही अमल उसने किया। फिर वो डॉग सीख गया फ्यूचर में कि जब भी कोई बैल बजेगी तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर में खाना आने वाला है। एक दिन इसने क्या किया, एक दिन ऐसे किया कि जिससे बैल बजाई, खाना नहीं दिया तो उसके मुंह के अंदर जो है सिलाइवा, पानी आने का अमल शुरू हो गया। तो क्यों, सामने फूड थोड़ी है, पानी बिल्कुल नेचुरली आता है मुंह के अंदर। जब पसंदीदा खाना हो, खुशबू उसकी हो, देखे या इस देगड़ी का आवाज जो आता हो, तो यकीनन एक सिलाइवा आ सकती है। पर उसने कुछ देखा ही नहीं, एक इररिलेवेंट स्टिमुलस था, वो तो बैल थी, रिंगिंग ऑफ बेल, और उस पे जो सिलाइवा ये रिलीज कर रहा था। तो यानी ये रिंगिंग ऑफ द बेल वाज इररिलेवेंट स्टिमुलस, जिसका सिलाइवा से कोई ताल्लुक नहीं, पर उस डॉग ने उसको सीख लिया था कि रिंगिंग ऑफ द बेल होगी तो फूड आएगा। तो इस कंडीशनिंग का उसने नेम रखा क्लासिक कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी रीडिंग और अगेन थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ेंगे। सी यू।